ओके पीपल, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून। जब भी जिसके बैच चले उसके हिसाब से होप सो आप लोग बहुत अच्छे होंगे, मैं भी बिल्कुल अच्छे हूँ। लास्ट क्लास में हम डिपार्टमेंटल चैप्टर शुरू किए थे। डिपार्टमेंटल चैप्टर में हम एक दो प्रॉब्लम ऑलरेडी सॉल्व कर चुके हैं कि कैसे डिपार्टमेंटल ट्रेडिंग एंड पीएल हम बनाते हैं। तो ठीक है, हाँ, लास्ट क्लास में फिर हम एक डिस्कशन किए थे कि इंटर डिपार्टमेंटल ट्रांसफर क्या होता है और इंटर डिपार्टमेंटल ट्रांसफर का ट्रीटमेंट भी हम लोग देख चुके थे। तो ठीक है, चलिए आज के क्लास में हम इंटर डिपार्टमेंटल ट्रांसफर का कुछ एग्जांपल करेंगे, फिर उसका जस्ट प्रॉब्लम सॉल्यूशन सॉल्व करेंगे। ओके, अच्छा एक काम कीजिए, पहले इंटर डिपार्टमेंटल ट्रांसफर का एक दो एग्जांपल हम कवर करते हैं। तो ठीक है, चलिए लिखो एग्जांपल। लिखो पर्टिकुलर डिपार्टमेंट ए फिर डिपार्टमेंट बी का। ओके, लिखो क्वांटिटी परचेज 1000 यूनिट 500 यूनिट। परचेज प्राइस ए पर यूनिट, परचेज प्राइस पर यूनिट 20 30। फिर सेल्स क्वांटिटी 700 यूनिट 350 यूनिट्स। सेलिंग प्राइस 45 43। नेक्स्ट लिखो डिपार्टमेंट ए ट्रांसफर 100 यूनिट्स to department B at cost. डिपार्टमेंट A ट्रांसफर 100 यूनिट्स टू डिपार्टमेंट B at cost। फिर लिखो डिपार्टमेंट B ट्रांसफर 50 यूनिट्स टू A at cost। प्रिपेयर डिपार्टमेंटल ट्रेडिंग अकाउंट्स या प्रिपेयर डिपार्टमेंटल अकाउंट्स। प्रिपेयर डिपार्टमेंटल अकाउंट्स। लिखो इसका आंसर, मेरे साथ साथ लिखो और समझने के लिए कोशिश भी करो। तो पहले हम डिपार्टमेंटल अकाउंट्स का एक फॉर्मेट बनाएंगे। यहाँ पे कितना डिपार्टमेंट है? यहाँ पे 2 डिपार्टमेंट है, तो 2 डिपार्टमेंट के लिए एक फॉर्मेट बनाइए। ए बी पर्टिकुलर ठीक है। बोलो टू ओपनिंग स्टॉक। डिपार्टमेंट ए का ओपनिंग स्टॉक कितना? आप बोलेंगे सर ओपनिंग स्टॉक कितना, हमारे पास इंफॉर्मेशन नहीं है। ठीक है, क्यों नहीं है? आप बोलेंगे सर क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन दिया हुआ नहीं है। तो ठीक है, कोशिश करो कि ओपनिंग स्टॉक कैसे मिलेगा। देखो यहाँ पे क्लोजिंग स्टॉक भी नहीं है। हाँ, अगर क्लोजिंग स्टॉक होता तो ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज माइनस सेल्स इज इक्वल टू क्लोजिंग स्टॉक, इस इक्वेशन के हिसाब से हम बैलेंस शीट फिगर निकाल सकते थे। लेकिन यहाँ पे क्लोजिंग स्टॉक भी नहीं है, तो इसका मतलब जो भी रिजल्ट होगा वो हम लोग का क्लोजिंग स्टॉक हो जाएगा। ओपनिंग स्टॉक इस क्वेश्चन में कुछ नहीं, मतलब नील। तो लिखो ओपनिंग स्टॉक 0 0। ठीक है, टू परचेज, बोलो डिपार्टमेंट ए का परचेज कितना? 1000 यूनिट 20 में, तो इधर आ जाएगा 1000 इंटू 20। डिपार्टमेंट बी का परचेज कितना? 500 इंटू 30, तो इधर आ जाएगा 500 इंटू 30। एक बार देखो तो ये कितना आ रहा है? ये 20,000 आ रहा है, ये आ रहा है 15,000। ठीक है,
बोलो बाय सेल्स, बोलो डिपार्टमेंट ए का सेल्स कितना 745 में, डिपार्टमेंट ए का सेल्स 745 में, तो इधर आ जाएगा 700 इंटू 45। डिपार्टमेंट बी का सेल्स कितना 350 43 में, 350 इंटू 43। ओके, नेक्स्ट लिखो बाय आईडीटी, क्योंकि मैंने बोला था जो भी ट्रांसफरिंग डिपार्टमेंट होगा उसके लिए आईडीटी क्रेडिट होगा, जो रिसीविंग डिपार्टमेंट होगा उसके लिए आईडीटी डेबिट होगा। चलो ये देखो, जो पहला ट्रांसफर हुआ है ये ट्रांसफर टू बी, तो ये ट्रांसफर 100 यूनिट्स एट कॉस्ट, इसका मतलब ये ट्रांसफर टू बी 100 यूनिट्स, बोलो ए के लिए कॉस्ट कितना 20, तो 100 इंटू 20। अच्छा, ये जो ट्रांसफर हुआ ये ट्रांसफर किया किसको, बी को, कितना यूनिट्स 100 यूनिट्स, कितना में 20 में, तो ये विल बी सप्लाइंग डिपार्टमेंट, बी विल बी रिसीविंग डिपार्टमेंट, तो इसके लिए ए का अकाउंट्स क्रेडिट होगा, बी का अकाउंट्स डेबिट होगा। तो ए का क्रेडिट होगा 100 इंटू 20, तो 2 आईडीटी में बी का डेबिट हो जाएगा 100 इंटू 20, ठीक है। फिर देखो बी ट्रांसफर 50 टू ए, इसका मतलब बी ट्रांसफर किया किसको, ए को 50 एट कॉस्ट, तो बी के लिए कॉस्ट कितना, बी के लिए कॉस्ट 30, तो 50 इंटू 30, तो ये जो 50 इंटू 30 ट्रांसफर हुआ, बी ट्रांसफर किया किसको, ए को, तो बी विल बी सप्लाइंग डिपार्टमेंट, ए विल बी रिसीविंग डिपार्टमेंट। आर यू गेटिंग द पॉइंट, यस और नो, यस सर। तो इसके लिए बी का अकाउंट्स क्रेडिट होगा, ए का अकाउंट्स डेबिट होगा, तो बी क्रेडिट होगा 50 इंटू 30, ये डेबिट होगा 50 इंटू 30। चलो इसका अमाउंट खुद कैलकुलेशन करके लिख लो। ओके, अब बोलेंगे सर नेक्स्ट आएगा बाय क्लोजिंग स्टॉक, ठीक है। अब बोलेंगे सर क्लोजिंग स्टॉक का क्वांटिटी तो नहीं है क्वेश्चन में, देखो ए के पास ओपनिंग स्टॉक कितना था 0, देखो एक इक्वेशन होता है स्टॉक के लिए, क्या, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज माइनस सेल्स इज इक्वल टू क्लोजिंग स्टॉक, ये सारा क्वांटिटी का इक्वेशन होता है, अमाउंट में नहीं। तो इस इक्वेशन को कॉपी में नोट कर लो कि क्वांटिटी का एक इक्वेशन होता है ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज माइनस सेल्स इज इक्वल टू क्लोजिंग स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज माइनस सेल्स इज इक्वल टू क्लोजिंग स्टॉक। बोलो ए के लिए, डिपार्टमेंट ए के लिए ओपनिंग स्टॉक 0, परचेज कितना 1000 माइनस सेल्स कितना, अब बोलेंगे सर 700, देखो सेल्स तो 700 फिर ट्रांसफर हुआ है 100, तो इसका मतलब दो क्वांटिटी माइनस होगा, सेल्स तो माइनस होगा, ट्रांसफर इंटर डिपार्टमेंटल ट्रांसफर भी माइनस होगा, तो माइनस 700 माइनस 100 इज इक्वल टू क्लोजिंग स्टॉक। बोलो 200 विल बी क्लोजिंग स्टॉक ऑफ ए, बी के लिए 500 परचेज माइनस सेल 350, फिर माइनस इंटर डिपार्टमेंटल ट्रांसफर कितना 50, इसका मतलब इसका 100 हो जाएगा स्टॉक। क्या आपको पता है जो क्लोजिंग स्टॉक वैल्यूएशन होगा कॉस्ट और सेलिंग प्राइस या कॉस्ट और मार्केट प्राइस या एनआरवी व्हिचएवर इज लोअर। देखो ए का परचेज प्राइस कितना 20, ए का सेलिंग प्राइस कितना 45, इसका मतलब लोअर होगा 20, बी का परचेज प्राइस कितना 30, सेलिंग प्राइस कितना 43, मतलब बी का लोअर होगा 30, तो इसका मतलब स्टॉक वैल्यूएशन होगा कॉस्ट में, क्योंकि कॉस्ट लोअर आता है। तो चलो ए का क्लोजिंग स्टॉक कितना था 200 इंटू 20 में वैल्यूएशन होगा, बी का क्लोजिंग स्टॉक 100 इंटू 30 में वैल्यूएशन होगा। चलो निकालो ग्रॉस प्रॉफिट, टू ग्रॉस प्रॉफिट, तो ग्रॉस प्रॉफिट आ रहा है 16,2550। चलो हो गया आपका ग्रॉस प्रॉफिट।
ठीक है, बस यही था तुम्हारा तुम लोगों का इंटर डिपार्टमेंटल ट्रांसफर का एक बेसिक एग्जांपल। ओके, चलो एक और एक एग्जांपल लिखो। ए का बी का, देखो रॉ मेटेरियल कंज्यूम्ड 5 लाख, 3 लाख, wages 1 लाख, 1 लाख 50, डायरेक्ट एक्सपेंसेस 50,000, 70,000, सेल्स ए का नहीं बी का 6 लाख 30,000, डिपार्टमेंट ए ट्रांसफर्ड all goods manufactured, department A transferred all goods manufactured to B at cost plus 30%, closing stock at cost में दिया हुआ है, ए का 80,000, बी का 4,50,000, प्रिपेयर डिपार्टमेंटल अकाउंट्स, प्रिपेयर डिपार्टमेंटल अकाउंट्स। चलो बनाओ डिपार्टमेंटल अकाउंट्स बनाओ, सॉल्यूशन लिखो इसका। दो डिपार्टमेंट का एक फॉर्मेट बनाओ। ए का बी का, ए का बी का, बोलो। टू ओपनिंग स्टॉक 0, बोले सर नो, टू ओपनिंग स्टॉक 0, हाँ सर। टू रॉ मेटेरियल कंज्यूम्ड, बोलो रॉ मेटेरियल कंज्यूम्ड कितना 5 लाख, बी का 3 लाख। टू डायरेक्ट वेजेस, ए का 1 लाख, बी का 1 लाख 50। ध्यान से क्वेश्चन को समझो, ठीक है। अगर ये सॉल्यूशन आप समझ में नहीं आ रहा है तो प्रॉब्लम में फंस जाओगे। समझने के लिए कोशिश करो, क्योंकि ये सॉल्यूशन भाई ये कोई एग्जांपल तुम्हारा एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो टू डायरेक्ट वेजेस 1 लाख, 1 लाख 50, टू डायरेक्ट एक्सपेंसेस 50, उसका 70, बाय सेल्स, ए का सेल्स नहीं है, बी का 6 लाख 30। इसमें ट्रांसफर हुआ है, ये डिपार्टमेंट ट्रांसफर किया है बी को, मतलब ए इज द सप्लाइंग डिपार्टमेंट, बी विल बी द रिसीविंग डिपार्टमेंट। आर यू क्लियर है सर नो? ओके। बाय आईडीटी, लेकिन आईडीटी का वैल्यू कितना हमें कैलकुलेशन करना पड़ेगा, क्योंकि क्वेश्चन में दिया हुआ है डिपार्टमेंट ए ट्रांसफर ऑल गुड्स मैन्युफैक्चर्ड टू बी एट कॉस्ट प्लस 30%। डिपार्टमेंट ए ट्रांसफर ऑल गुड्स मैन्युफैक्चर्ड टू बी एट कॉस्ट प्लस 30%। तो हमें देखना पड़ेगा कि डिपार्टमेंट ए कितना गुड्स मैन्युफैक्चर किया था, उसके पास कितना क्लोजिंग स्टॉक है, तो बैलेंस ट्रांसफर करेगा। तो ठीक है, चलो हम आईडीटी निकालेंगे, लेकिन बाय क्लोजिंग स्टॉक तो क्वेश्चन में दिया हुआ है। बोलो ए का क्लोजिंग स्टॉक कितना 80,000 कॉस्ट में दिया हुआ है 80,000, बी का क्लोजिंग स्टॉक कितना 4,50,000। ठीक है, चलो पहले हम निकालेंगे आईडीटी का कॉस्ट। क्या निकालेंगे? आईडीटी का कॉस्ट। देखो ए के लिए ये जो रॉ मेटेरियल कंज्यूम्ड एक कॉस्ट में, ये जो डायरेक्ट ओजेस ये भी ए का कॉस्ट, ये डायरेक्ट एक्सपेंसेस भी कॉस्ट में, ये क्लोजिंग स्टॉक दिया हुआ है कॉस्ट में। इसका मतलब ये डिपार्टमेंट कितना का गुड्स कॉस्ट में बनाया था 5 लाख प्लस 1 लाख प्लस 50,000 इज इक्वल टू 6,50,000।
ये डिपार्टमेंट 6,50,000 का गुड्स मैन्युफैक्चर किया था। ये जो अमाउंट में कह रहा हूं ये कॉस्ट में, ये डिपार्टमेंट 6,50,000 का गुड्स मैन्युफैक्चर किया था। ये जो अमाउंट में कह रहा हूं ये कॉस्ट में, इसका मतलब एक कॉस्ट में कैलकुलेशन हो रहा है। तो 6,50,000 कॉस्ट का गुड्स हमने मैन्युफैक्चर किया था, लेकिन हमारे पास कितना है 80,000, ये भी आपका कॉस्ट में। इसका मतलब मेरे पास कितना का गुड्स नहीं है जो कि कॉस्ट अमाउंट में। आप बोलेंगे सर 6,50,000 से 80,000 माइनस कर दीजिए। तो 6,50,000 से 80,000 माइनस करो, कितना आ रहा है देखो सर 5,70,000। जरा एक बार कैलकुलेशन करो फिर से। हाँ, तो 5,70,000 का कॉस्ट का गुड्स ए डिपार्टमेंट के पास नहीं है। इसका मतलब इतना का गुड्स ट्रांसफर हुआ है, लेकिन ये जो ट्रांसफर हुआ है 5,70,000, ये 5,70,000 कौन सा अमाउंट, ट्रांसफर प्राइस या कॉस्ट? आप बोलेंगे सर कॉस्ट, क्योंकि मैंने कॉस्ट में बैलेंस शीट फिगर ढूंढा था। तो 5,70,000 कॉस्ट का गुड्स ए डिपार्टमेंट के पास नहीं है। तो क्वेश्चन बोल रहा है कि ये डिपार्टमेंट ट्रांसफर किया था कॉस्ट प्लस 30%, तो इसके साथ 30% ऐड कर लो, देखो कितना हो रहा है। आप बोलेंगे सर ये हो रहा है 7,41,000। इसका मतलब जो ट्रांसफर हुआ है डिपार्टमेंट ए से डिपार्टमेंट बी को, जो ट्रांसफर हुआ है डिपार्टमेंट ए से डिपार्टमेंट बी को, उसका कॉस्ट कितना 5,70,000, लेकिन उसका ट्रांसफर प्राइस कितना 7,41,000। तो ठीक है, चलो डिपार्टमेंटल अकाउंट्स में क्रेडिट होगा सप्लाइंग डिपार्टमेंट को। आप बोलेंगे सर कौन सा अमाउंट में क्रेडिट होगा? आप बोलेंगे सर कौन सा अमाउंट में क्रेडिट होगा? क्या कॉस्ट में क्रेडिट होगा या ट्रांसफर अमाउंट में क्रेडिट होगा? ट्रांसफर अमाउंट में क्रेडिट होगा या ट्रांसफर प्राइस में क्रेडिट होगा? तो ट्रांसफर प्राइस 7,41,000, तो 2 हो जाएगा। बी के लिए डेबिट 7,41,000। अब ग्रॉस प्रॉफिट निकालो, तो देखो 2 ग्रॉस प्रॉफिट ए का आ रहा है 71,000, बी का लॉस आ रहा है, तो बाय लॉस यहां लिखना पड़ेगा 1,81,000। ठीक है, समझ में आया? बोले ये सर नो, यस सर। अगर समझ में आया तो बोलो तारा रड़ा। ओके, इलस्ट्रेशन 4 रीड करो। शिवा लिमिटेड has 2 department, department X, department Y. From the following particular, prepare the consolidated trading account and departmental trading account for the year ending 31 December 2009. तो एक काम करो, कंसोलिडेटेड ट्रेडिंग अकाउंट हम अभी नहीं बनाएंगे, हम अभी डिपार्टमेंटल ट्रेडिंग अकाउंट बनाएंगे। ठीक है, रीड करो क्वेश्चन नंबर 4 का डिटेल। डिपार्टमेंट एक्स, डिपार्टमेंट वाई, ओपनिंग स्टॉक एट ए कॉस्ट, परचेज, wages, carriage inward, sales, purchase goods transferred by department Y to department X, by department X to department Y, finished goods transferred by department Y to department X, by department X to department Y, फिर रिटर्न ऑफ फिनिश गुड्स बाय डिपार्टमेंट वाई टू डिपार्टमेंट एक्स, बाय डिपार्टमेंट एक्स टू डिपार्टमेंट वाई, क्लोजिंग स्टॉक, परचेज गुड्स का भी फिनिश गुड्स का भी। परचेज गुड्स हैव बीन ट्रांसफर्ड म्यूचुअली एट देयर रेस्पेक्टिव डिपार्टमेंटल परचेज कॉस्ट। इसका मतलब परचेज गुड्स ट्रांसफर होगा कॉस्ट में, एंड फिनिश गुड्स एट डिपार्टमेंटल मार्केट प्राइस। जो फिनिश गुड्स ट्रांसफर होगा वो डिपार्टमेंटल मार्केट प्राइस में ट्रांसफर होगा। ठीक है, लेकिन जो ट्रांसफर हुआ है उसका वैल्यू दे दिया है, तो हमें वैल्यूएशन करने का दरकार नहीं है। ठीक है, फिर बोला 25% ऑफ द फिनिश गुड्स एट ईच डिपार्टमेंट रिप्रेजेंट फिनिश गुड्स रिसीव्ड फ्रॉम द अदर डिपार्टमेंट। ये जो लाइन इसका जरूरत होगा जब हम कंसोलिडेटेड ट्रेडिंग पीएल सीखेंगे। तो ठीक है,
तो इसमें दो चीज हमें बनाना है, कंसोलिडेटेड ट्रेडिंग एंड डिपार्टमेंटल ट्रेडिंग, लेकिन हम कंसोलिडेटेड ट्रेडिंग अभी नहीं बनाएंगे, हम डिपार्टमेंटल ट्रेडिंग बनाएंगे। ठीक है, चलो इसका सॉल्यूशन लिखो। इलस्ट्रेशन 4, पहले हम बनाएंगे डिपार्टमेंटल ट्रेडिंग। एक्स वाई टू ओपनिंग स्टॉक 48,000 टू परचेज 3,68 2,72। अब लिखो बाय आईडीटी, पहले लिखो परचेज गुड्स, देखो एक्स टू आई मतलब एक्स, सॉरी ये वाला लाइन, बाय डिपार्टमेंट एक्स टू आई मतलब एक्स ट्रांसफर किया वाई को, कितना 32, एक्स ट्रांसफर टू वाई मतलब एक्स का क्रेडिट होगा वाई का डेबिट होगा 32। एक्स का क्रेडिट हुआ 32 तो 2 आईडीटी परचेज गुड्स वाई का डेबिट हो जाएगा 32। ठीक है, फिर देखो वाई ट्रांसफर किया एक्स को 40 तो वाई ट्रांसफर किया एक्स को, वाई का क्रेडिट होगा एक्स का डेबिट होगा। ठीक है, फिर फिनिश गुड्स, देखो फिनिश गुड्स से ट्रांसफर हुआ एक्स टू वाई 28, एक्स का क्रेडिट होगा वाई का डेबिट होगा। सॉरी जो फिनिश गुड्स से ट्रांसफर हुआ एक्स टू वाई, जो फिनिश गुड्स से ट्रांसफर हुआ एक्स टू वाई 1,60,000 तो एक्स क्रेडिट होगा वाई डेबिट होगा। फिनिश गुड्स एक्स क्रेडिट होगा 1,60,000 वाई डेबिट होगा 1,60,000। वाई टू एक्स 1,40,000 वाई क्रेडिट होगा एक्स डेबिट होगा 1,40,000 वाई क्रेडिट होगा एक्स डेबिट होगा। ओके, नेक्स्ट बोला रिटर्न ऑफ फिनिश गुड्स, रिटर्न आया वाई टू एक्स, कौन रिटर्न किया वाई रिटर्न किया, किसको एक्स को, रिटर्न कौन किया
देखो रिटर्न y क्या, रिटर्न x को, मतलब y ने भेजा x को, तो किसने ट्रांसफर किया, y, किसको, x को, बोलो, रिटर्न y टू x कितना 40, तो y क्रेडिट होगा, x डेबिट होगा। किसने रिटर्न किया, y, किसको, x को, तो y ने ट्रांसफर किया, तो जो ट्रांसफर करेगा उसका क्रेडिट होगा, जिसके पास सामान पहुंचेगा उसका डेबिट होगा। तो y रिटर्न किया x को, तो y का क्रेडिट होगा कितना 40, टू आई डी टी, इसके ब्रैकेट में लिखो रिटर्न, और एक रिटर्न भी है y टू x 28, सॉरी x टू y 28, तो x रिटर्न किया मतलब x ट्रांसफर किया, x का क्रेडिट होगा, y का डेबिट होगा कितना 28। अब देखो बाय क्लोजिंग स्टॉक, परचेज गुड्स का क्लोजिंग स्टॉक किसका कितना, x का कितना 18,000, y का कितना 24, फिनिश गुड्स x का कितना 96, y का कितना 56। अब देखो ग्रॉस प्रॉफिट कितना आ रहा है 1,70,000, 1,68,000, 1,70,000, 1,68,000। एक बार इस क्वेश्चन को रिवाइज करो। ओके, ये हो गया हमारा डिपार्टमेंटल ट्रेडिंग एंड पीएल। तो वी विल मूव टू नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज आवर कंसोलिडेटेड ट्रेडिंग एंड पीएल। तो लिखो नेक्स्ट, लिखो कंसोलिडेटेड पीएल अकाउंट्स। ठीक है, देखो सबसे पहले हमें समझना पड़ेगा कि कंसोलिडेटेड पीएल क्या होता है। देखो ये जो मैंने पिछला एग्जांपल को देखो, ये जो मैंने ट्रेडिंग पीएल बनाया ये डिपार्टमेंट वाइज, मतलब एक्स का अलग वाई का अलग, तो इसको कहते हैं डिपार्टमेंटल ट्रेडिंग एंड पीएल। जब हम कंपनी का बनाएंगे मतलब दो डिपार्टमेंट को लेकर एक साथ बनाएंगे, अब बोलेंगे सर इसको एक्स और वाई दोनों को ऐड कर दो, हाँ ऐड तो करेंगे, लेकिन देखो तुम्हें एग्जाम्पल समझना पड़ेगा। मान लो ये जो मेरा हाथ है ये मेरा कंपनी, ये जो मेरा हाथ, पहले चीजों को समझने के लिए कोशिश करो। ये जो मेरा हाथ है ये मेरा कंपनी, इसमें मेरा 5 डिपार्टमेंट है, डिपार्टमेंट 1 2 3 4 5। तो ठीक है, जब 1 का 2 का 3 का 4 का 5 का मैं अलग से बनाऊंगा, इसको कहते हैं डिपार्टमेंटल ट्रेडिंग एंड पीएल। जब मेरा हाथ का बनाऊंगा ट्रेडिंग एंड पीएल, मतलब पांचों डिपार्टमेंट को एक साथ कंसीडर करके, इसको कहते हैं कंसोलिडेटेड पीएल। इसका मतलब कंसोलिडेटेड पीएल का मतलब कंपनी एज ए होल, कंपनी का पीएल को कहते हैं कंसोलिडेटेड पीएल। अब बोलेंगे सर इसका नाम कंसोलिडेटेड क्यों, क्योंकि 2 डिपार्टमेंट या 3 डिपार्टमेंट, मतलब जितना भी डिपार्टमेंट है ये सारे के सारे डिपार्टमेंट को हम एक साथ कंसीडर करेंगे, इसका मतलब सबका प्रॉफिट को हम ऐड करेंगे। अब बोलेंगे सर क्या हम डायरेक्टली ऐड करेंगे, नहीं, उसका कॉन्सेप्ट हमें समझना पड़ेगा कि कैसे हम बनाते हैं कंपनी का पीएल। तो लिखो कंसोलिडेटेड पीएल, पहले लिखो इसका मतलब क्या होता है, फिर उसके बाद हम धीरे धीरे सीखेंगे कि कंसोलिडेटेड पीएल हम कैसे बनाते हैं। तो ठीक है, लिखो कंसोलिडेटेड पीएल मीन्स
प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट्स ऑफ कंपनी profit and loss account of company as a whole. When we prepare profit and loss account by considering all department as a single entity, then such PL account will be called as consolidated PL account. जब हम सारे डिपार्टमेंट को लेकर एक साथ बनाएंगे उसको, वो जो पीएल अकाउंट होगा उसको बोलेंगे कंसोलिडेटेड पीएल अकाउंट। उसको भी कहते हैं जनरल पीएल। क्या कहते हैं? जनरल पीएल। ठीक है, पहले एक एग्जाम्पल को समझने के लिए कोशिश करो। तो ठीक है, देखो मैंने बोला ये डिपार्टमेंट ए, फिर मैंने बोला ये डिपार्टमेंट बी, ये दोनों को लेकर हम बोलेंगे कंपनी। देखो ए ने परचेज किया, ए सेल किया, बी परचेज किया, बी भी सेल किया, ये ट्रांसफर किया बी को। चलो एक ही इंटर डिपार्टमेंटल ट्रांसफर रखो, ये ट्रांसफर किया बी को। तो ठीक है, जब तुम डिपार्टमेंटल वाइज बनाओगे तो ए को एक एंटिटी समझो। जब तुम डिपार्टमेंटल वाइज बनाओगे तो एक को एक एंटिटी समझो। मतलब ए परचेज किया, ये ए का ट्रांजैक्शन, ए सेल किया, ये भी ए का ट्रांजैक्शन, ए बी को ट्रांसफर किया, ये भी ए के लिए एक ट्रांजैक्शन। मतलब ये तीनों ट्रांजैक्शन को हम कंसीडर करेंगे। जब तुम बी का बनाओगे, बी परचेज किया, ये बी का ट्रांजैक्शन, बी सेल किया, ये भी बी का ट्रांजैक्शन, बी ए से कुछ गुड्स लिया, मतलब ये ट्रांसफर किया बी को ना, तो ए के लिए सप्लाई, बी के लिए रिसीव। फिर भी जो बी रिसीव किया ये बी के लिए एक ट्रांजैक्शन। लेकिन जब तुम बनाओगे कंपनी वाइज, ए परचेज किया, ये ए का भी एक ट्रांजैक्शन, कंपनी का भी एक ट्रांजैक्शन, क्योंकि ट्रांजैक्शन हमेशा थर्ड पार्टी से होता है। जब तुम जनरल पीएल या कंसोलिडेटेड पीएल बनाओगे कंपनी वाइज, तो ये जो परचेज किया ये ए का भी एक ट्रांजैक्शन तो हुआ था डिपार्टमेंटल वाइज में, अब कंपनी के लिए भी एक ट्रांजैक्शन, क्योंकि थर्ड पार्टी से परचेज हुआ है। ये सेल किया बाहर आदमी को, ये भी कंपनी का एक ट्रांजैक्शन, क्योंकि थर्ड पार्टी को सेल हो रहा है। बी परचेज किया, ये भी कंपनी का एक ट्रांजैक्शन, क्योंकि थर्ड पार्टी से परचेज हो रहा है। बी सेल किया, ये भी कंपनी का एक ट्रांजैक्शन, क्योंकि थर्ड पार्टी को सेल हो रहा है। लेकिन ये जो बी को सेल किया, ये भले ए एंड बी के लिए एक ट्रांजैक्शन होता है, लेकिन कंपनी का एक ट्रांजैक्शन नहीं होता है। ये कंपनी का एक ट्रांजैक्शन नहीं होगा। क्यों? ए ने दिया बी को, और ए एंड बी दोनों एक कंपनी का। तो एक बात बोलो, मैंने दाएं हाथ से खरीदा, बाएं हाथ को बेच दिया, क्या मैंने सेल किया? नहीं, मैंने खरीदा, थर्ड पार्टी को सेल किया, वो सेल होगा। मैंने दाएं हाथ से खरीदा, बाएं हाथ को सेल किया, थोड़ी ना मैंने किसी थर्ड पार्टी को सेल किया। इसका मतलब जब तुम जनरल पीएल बनाओगे या कंसोलिडेटेड पीएल बनाओगे, वहां इंटर डिपार्टमेंटल ट्रांजैक्शन को हम एक इंटर डिपार्टमेंटल ट्रांसफर को हम एक ट्रांजैक्शन नहीं समझेंगे। बात समझ में आया? हाँ सर। तो ठीक है, पहले इसका
कॉन्सेप्ट हम लिखेंगे, फिर उसके बाद इसके ऊपर प्रॉब्लम सॉल्यूशन करें। लिखो, while preparing departmental अकाउंट्स, जब तुम डिपार्टमेंटल अकाउंट्स बनाओगे तो क्या करोगे, क्या करोगे? लिखो, कंसिडर इंडिविजुअल डिपार्टमेंट that is A, B, C as an entity। जब तुम डिपार्टमेंटल अकाउंट्स बनाओगे तब इंडिविजुअल डिपार्टमेंट को एक एंटिटी समझोगे। ए ट्रांसफर किया बी को, चलेगा, ए एक एंटिटी, बी भी और एक एंटिटी। लिखो, हियर ए सोल्ड टू बी, कमा बी सोल्ड टू सी एक्सेट्रा आर accounting transaction because transaction shall be done between two person, and in this case all departments are considered as a separate entity। नेक्स्ट लिखो, while preparing consolidated accounts, while preparing consolidated accounts, here we will consider company as a whole। It means all department as a whole, all department as a whole is a single entity। A sold to B, comma B sold to C, etc. These are not a transaction for the company। ये कंपनी के लिए ट्रांजैक्शन नहीं होगा। हाँ, भले ए डिपार्टमेंट के लिए ट्रांजैक्शन होगा, लेकिन कंपनी के लिए ट्रांजैक्शन नहीं होगा। चलो नेक्स्ट लिखो, देयर आर टू मेथड। देखो, ये कंसोलिडेटेड पीएल का कॉन्सेप्ट बहुत लंबा, तो इसीलिए हम इसको डिटेल में समझेंगे, क्योंकि हमारा अकाउंटिंग में एक कंसोलिडेशन वाला कॉन्सेप्ट हर जगह में इस्तेमाल होगा। मतलब आपका इंटर में इस्तेमाल होगा, फाइनल में भी इस्तेमाल होगा, जब तुम प्रैक्टिकली काम करोगे तो प्रैक्टिकल लाइफ में भी इसका जरूरत होगा। तो इसीलिए हम कंसोलिडेटेड वाला कॉन्सेप्ट को मतलब शॉर्टकट में नहीं कवर करेंगे, इसको हम डिटेल में कवर करेंगे। तो लिखो, देयर आर टू मेथड फॉर प्रिपेयरिंग
कंसोलिडेटेड अकाउंट्स। कंसोलिडेटेड अकाउंट्स बनाने के लिए हमारे पास दो मेथड होता है। मेथड 1 बाय लाइन ट्रांजैक्शन, मतलब ईच एंड एवरी आइटम को फिर से कंसीडर करो, ईच एंड एवरी आइटम को फिर से कंसीडर करो। मेथड 2 बाय रेफरेंस टू डिपार्टमेंटल अकाउंट्स, जो कि हमारे लिए शॉर्टकट मेथड होगा। मेथड 1 लॉजिकल मेथड, मेथड 2 शॉर्टकट मेथड। तो हमें सबसे पहले डिस्कशन करेंगे मेथड 1 को, मतलब लाइन बाय लाइन एक्टिविटी। देखो, मैंने ऑलरेडी डिस्कशन कर चुका हूं कि कौन सा आइटम को हम ट्रांजैक्शन नहीं समझेंगे और नहीं मानेंगे। जो आइटम को हम ट्रांजैक्शन नहीं मानेंगे इसको ओमिट करेंगे या इसको इग्नोर करेंगे, फिर अकाउंट्स और एक बार बनाएंगे और डिपार्टमेंटल वाइज नहीं होगा, टोटल बेसिस में होगा। इसको कहते हैं लाइन बाय लाइन एक्टिविटी। क्या कहते हैं? लाइन बाय लाइन एक्टिविटी। लिखो, दिस मेथड will be understand by the help of following example। इस एग्जाम्पल के जरिए में हम लाइन बाय लाइन एक्टिविटी को समझेंगे। ठीक है, एग्जाम्पल 1 लिखो, इसको नंबरिंग भी करो। एग्जाम्पल 1, इसका हेडिंग दे दो, इफ देयर इज नो आईडीटी, मतलब ए बी को सेल नहीं करेगा कि बी ए को भी सेल नहीं करेगा, इंटर डिपार्टमेंटल ट्रांसफर नहीं है। तो फिर हम समझेंगे कि कैसे हम बनाएंगे डिपार्टमेंटल अकाउंट्स, फिर कंसोलिडेटेड अकाउंट्स। ए बी लिखो, ओपनिंग स्टॉक 5000 7000, परचेज 10,000 12,000, डायरेक्ट वेजेस 3,000 4,500, डायरेक्ट एक्सपेंसेस 600 259, सेल्स 20,000 25,000, रेंट, ये तो डिपार्टमेंट वाइज हो गया। रेंट मैंने कॉमनली दे दिया 5,000, स्क्वायर फुट यूज किया, ये 600, बी 700 फुट, सैलरी 1200 3:2 का रेशियो में, इलेक्ट्रिसिटी 2000 30:40 रेशियो में, क्लोजिंग स्टॉक भी दे दिया, ए का 7988, बी का 8245। प्रिपेयर डिपार्टमेंटल अकाउंट्स and consolidated accounts। प्रिपेयर डिपार्टमेंटल अकाउंट्स एंड कंसोलिडेटेड अकाउंट्स। ठीक है, चलो इसका सॉल्यूशन लिखो।
पहले डिपार्टमेंटल अकाउंट्स बनाओ। बोलो टू ओपनिंग स्टॉक 5,000 7,000, टू परचेज 10,000 12,000, टू डायरेक्ट वेजेस 3,000 4500, टू डायरेक्ट एक्सपेंसेस 600 259, buy sell 20 25, buy sell 20 25, buy closing stock 7988 8245। देखो टू ग्रॉस प्रॉफिट कितना आ रहा है 9388 9486। बाय ग्रॉस प्रॉफिट 9388 9488 सॉरी 86। टू सैलरी एलोकेशन करो टू सैलरी बोलो सैलरी को एलोकेशन करो। इसका आ रहा है 720, इसका आ रहा है 480, 720 480। टू रेंट 2308, इसका देखो तो कितना आ रहा है। रेंट कितना था 5 23, तो इसका आएगा 2692। टू लाइट 857 1143। फिर देखो टू नेट प्रॉफिट क्या आ रहा है 5503 5171। बस ये था तुम्हारा डिपार्टमेंटल अकाउंट्स। नेक्स्ट लिखो कंसोलिडेटेड अकाउंट्स। अब दोनों का एक साथ बनाओ। जो ट्रांजैक्शन कंसीडर होगा उसको कंसीडर करोगे, जो ट्रांजैक्शन इग्नोर होगा उसको इग्नोर करोगे। मैंने बोला था इंटर ए दिया बी को, बी ने दिया सी को, ये सब इग्नोर करोगे। तो ऐसा ट्रांजैक्शन तो यहाँ पे है ही नहीं। बोलो ओपनिंग स्टॉक दोनों का बोलो 5 + 7 12,000। टू परचेज 22,000, डायरेक्ट वेजेस 7500, बाय सेल यहाँ पे दोनों का ऐड करो 45,000, टू डायरेक्ट एक्सपेंसेस 859, बाय क्लोजिंग स्टॉक 16 to 33। कुछ है ही नहीं यहाँ पे, दोनों का ऐड करो बस, और कुछ नहीं। फिर बोलो टू ग्रॉस प्रॉफिट 18,874। थोड़ा कैलकुलेशन खुद करो, मेरे पास कैलकुलेटर नहीं है। नेक्स्ट लिखो बाय ग्रॉस प्रॉफिट 18,874, टू सैलरी 1,200, टू रेंट
5,000, टू इलेक्ट्रिसिटी 2,000। अब देखो टू नेट प्रॉफिट 10,674 आएगा। एक काम करो, ये दोनों का नेट प्रॉफिट को ऐड करो, देखो इतना ही हो रहा होगा। ये दोनों का नेट प्रॉफिट को ऐड करो, दिखना देखो इतना ही हो रहा होगा। इसका मतलब अगर इंटर डिपार्टमेंटल ट्रांसफर नहीं हुई, अगर इंटर डिपार्टमेंटल ट्रांसफर नहीं है तो अलग से कंसोलिडेटेड अकाउंट्स बनाने का जरूरत नहीं है। दोनों डिपार्टमेंट का प्रॉफिट को ऐड कर दो, वो हो जाएगा कंपनी का प्रॉफिट। क्योंकि यहाँ पे जो भी डिपार्टमेंटल का ट्रांजैक्शन होता है वो सारे के सारे कंपनी का ट्रांजैक्शन होगा। यहाँ पे जो भी डिपार्टमेंट का ट्रांजैक्शन वो सारे के सारे कंपनी का ट्रांजैक्शन, इसीलिए डिपार्टमेंट का प्रॉफिट भी कंपनी का प्रॉफिट बन जाएगा। कौन सा केस में? इफ देयर इज नो आईडीटी। इसको याद रखो, अगर आईडीटी नहीं है अगर आईडीटी नहीं है तो जो भी डिपार्टमेंट का प्रॉफिट उसको ऐड कर दो, वो हो जाएगा कंपनी का प्रॉफिट। ठीक है, इसको 2 मिनट में रिवाइज करो। मेथड 2 शॉर्टकट। हम कंसोलिडेटेड ट्रेडिंग नहीं बनाएंगे, हम डायरेक्टली कंसोलिडेटेड पीएल बनाएंगे। बाय डिपार्टमेंटल प्रॉफिट, ए का 5503, बी का 5171, तो नेट प्रॉफिट हो जाएगा 10,674। इसका मतलब अगर इंटर डिपार्टमेंटल ट्रांसफर नहीं है, इंटर डिपार्टमेंटल ट्रांसफर नहीं है तो कंसोलिडेटेड पीएल बनाना बहुत आसान हो जाएगा। जो भी डिपार्टमेंट का प्रॉफिट होगा ना उसको ऐड कर दोगे, वो हो जाएगा कंपनी का प्रॉफिट। बस यही था तुम्हारा कंसोलिडेटेड पीएल। लेकिन मैंने एक केस डिस्कशन किया, इफ देयर इज नो आईडीटी। अब हम डिस्कशन करेंगे अगर आईडीटी होगा तो क्या होगा, क्योंकि आईडीटी ऐसा एक ट्रांजैक्शन है जो डिपार्टमेंटल अकाउंट्स के टाइम पे कंसिडर करेंगे लेकिन कंसोलिडेटेड अकाउंट्स बनाने के वक्त कंसिडर नहीं करेंगे, तो इसीलिए थोड़ा गड़बड़ हो सकता है। लेकिन यहां तक पहले अच्छे से रिवाइज करो, फिर हम नेक्स्ट वीडियो में इंटर डिपार्टमेंटल मतलब आईडीटी रख के कॉन्सेप्ट को समझेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना। थैंक यू, टाटा, बाय बाय।